नमस्कार दोस्तों। अष्टांग हृदय की बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने जो फोर्थ चैप्टर था, रोग अनुत्पादनीय अध्याय, उसकी बात अपन ने कर ली थी। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, द्रव्य द्रव्य विज्ञान अध्याय। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें दो चीज़ें, एक है द्रव्य, ये ध्यान रखना है, लिखने में काफ़ी मिस्टेक होती है जनरली, समझते हो अभी तक देख रहे थे। एक तो होता है द्रव्य, एक होता है द्रव्य। द्रव्य का मतलब होता है लिक्विड, द्रव्य का मतलब होता है मैटर, पदार्थ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द्रव्य 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 द्रव्य, तो इसमें कह रहा है जो तरल पदार्थ है उनकी अपन यहाँ पे बात करेंगे। और बेसिकली यहाँ पे जलीय पदार्थ भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि साहब जलीय द्रव्य जो है उनका अपन व्याख्यान करेंगे इस अध्याय में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो द्रव्य गुण है उसके उसमें भी क्वेश्चन आते हैं इसके, तो नेक्स्ट ईयर आप द्रव्य गुण पढ़ोगे तो उसमें भी इसको देखने को मिलेगा, तो देख लीजिएगा, आगे भी चीज़ काम आएगी। ठीक है, हालांकि पूरी जो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान है ये नेक्स्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा काम आती है आपके। तो अपन जैसे बात करते जाते हैं, जैसे ऋतुचर्या में अपन ने कहा था कि साहब जो चरक सूत्र स्थान पढ़ोगे तो उसमें भी आपकी सहायता होगी। ठीक है, तो उस प्रकार से जो है सारे जो चैप्टर हैं, ये जो बातें अपन पढ़ रहे हैं, ये आगे भी देखने को मिलेंगी। हालांकि थोड़ा सा इसमें कंपेरेटिव आपको देखने को मिलेगा कि आचार्य वाग्भट ने क्या कहा, आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा। तो इस प्रकार की चीज़ें आप देखोगे तो जो पीजी वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ भी इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप देखिएगा। तो द्रव्य की बात करें तो यहाँ पे अपन बात करेंगे तोय वर्ग की। तो सबसे पहले अपन तोय वर्ग की बात करेंगे, फिर क्षीर वर्ग की बात करेंगे। क्षीर वर्ग दूध के जो होते हैं, जैसे तक्र हो गया, दधी हो गया, नवनीत हो गया, घृत हो गया, इस प्रकार की। इक्सु वर्ग की बात करेंगे, मधु वर्ग की बात करेंगे, तेल विभिन्न प्रकार के तेलों की बात करेंगे अपन, मध्य वर्ग की बात करेंगे, सुरा वारुणी वगैरह, अष्टमूत्रों की बात करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन बातें करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखेंगे तोय वर्ग। ठीक है, जल वर्ग जिसको अपन कह सकते हैं, जल वर्ग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन देखें तोय। तोय जल का अम्बु, अपन ने पढ़ते हैं ना जो पर्याय होते हैं जल के, तोय, नीर, अम्बु, है ना। तो तोय जो है वो जल का ही पर्याय होता है। तो सबसे पहले बात करें जल के गुण, जल के गुण क्या होते हैं। तो ये जो श्लोक है ये आपको अनिवार्य रूप से याद कर लेना है, जरूर याद कर लेना, मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जीवनम तर्पणम हृदयम लादि बुद्धि प्रमोदनम, है ना, तनु अव्यक्त रसम मृष्टम शीतम लघु अमृतोपमम। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं अपन सबसे पहले कि जीवनम मतलब जीवित रखने वाला, जिससे अपना जीवन चलता है। ठीक है, दूसरी बात करेंगे अपन तर्पण। तर्पण तृप्त करता है, अपन पानी पी लेते, प्यास लगी होती, तृप्त हो जाते हैं। हृदय के लिए हितकर, हृदय मतलब हृदय के लिए हितकर हो। और इह्लादि मतलब इल्लास से आप देख सकते हैं हंसी उल्लास जो भी है, मतलब कहने का मतलब आनंद मिलता है आपको, है ना। बुद्धि को बढ़ाने वाला, बुद्धि प्रबोधन मतलब बुद्धि को बढ़ाने वाला। इसके बाद अपन देख रहे हैं तनु अव्यक्त रस। तो तनु मतलब पतला होता है ना। जो अपन जो जल के अच्छे जो शुद्ध जल होता है ना, तो इसको अपन जो गंगा जल की बात करें, है ना, गांग जल या फिर गंगा जल, वो भी अपन इसमें लिख सकते हैं। गंगा जल या फिर गांग जल से ये मतलब नहीं है कि गंगा नदी का, ऐसा नहीं है। जो शुद्ध होता है उसको बोलते हैं, आप देखने को मिलेगा आपको। तो जो शुद्ध होता है जनरली, जो बारिश का पानी होता है उसको बोला जाता है, बेसिकली आकाश से गिरता है डायरेक्ट, है ना, शुद्ध। ठीक है, तो तनु हो गया, अव्यक्त रस हो गया, मधुर आदि किसी रस विशेष का जिसमें अभिव्यक्ति न हो। अव्यक्त रस का मतलब होता है जिसमें अव्यक्त हो, उसका रस अपने को पता नहीं होता है। जैसे जल में आप चीनी गिरोगे वो मीठा हो जाएगा, कहने का मतलब उसमें जैसा आप रस डालोगे, नमक डालोगे तो वो खारा हो जाएगा। तो कहने का मतलब जल का अपना कोई जो रस है वो नहीं होता है। ठीक है, तो अव्यक्त होता है। अमृष्ट, अमृष्ट मतलब होता है शुद्ध, है ना, शुद्ध हो। शीत मतलब हो गया शीतल। ठीक है, लघु और अमृत जो हल्का हो, है ना, और अमृत के समान हो। ठीक है, तो ये हो गए जल के गुण हो गए। ठीक है, तो ये आपको जरूर याद कर लेने हैं। गंगा जल के लक्षण की बात करेंगे अपन, तो गंगा जल के आप लक्षण देख लीजिएगा। जिस जल से सिंचन करने पर चांदी के पात्र में स्थित साली चावल निर्मल, एक्लिन तथा अविवर्ण, मतलब उसका वर्ण जो है वो ऐसा चेंज नहीं होता है, सही वर्ण का रहता है।
वह गांग जल है। ठीक है, तो गांग जल जो है शुद्ध जल होता है उसको बोलते हैं। और समुद्र जल ये इसलिए बताया गया है क्योंकि जो समुद्र जल होता है उसके गुण इसके विपरीत होते हैं। ठीक है, विपरीत होते हैं किसके? समुद्र जल के। समुद्र जल का गुण इससे विपरीत होगा, समझ रहे हो बात को। इसके बाद अपन बात करेंगे समुद्र जल की। तो गंगा जल जो है वो पीने योग्य होता है ना, अपन ने अभी गांग जल की बात की, वो पीने योग्य लेता है। लेकिन समुद्र जल जो होता है वो कलेद्युक्त रहता है ना, समझ रहे हो आप। तो वो जो है वो पीने योग्य नहीं होता है, इससे विपरीत गुण वाला होता है। ये लाइन आप देख लीजिएगा कि आश्विन मास से लेके ज्येष्ठ मास तक अपन ने कहा कि साहब जो आकाश जल होता है ना वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आकाश जल को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अपन कहेंगे भी आगे पीने योग्य जल में अपन बातें करेंगे। आकाश जल होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, अंतरिक्ष जल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कौन से महीने की जो आकाश जल होता है, कौन से महीने की वर्षा का पानी जो पीने योग्य होता है उसकी बात करें तो आश्विन मास से लेकर ज्येष्ठ मास, आश्विन से ज्येष्ठ, ठीक है, इन मास में जो क्या होता है वर्षा का जल होता है वो पीने योग्य होता है। इसके अलावा जो वर्षाएं होती है वो उनका जल जो है वो पीने योग्य नहीं होता है। ठीक है, पानीय जल। तो इन्होंने कहा कि साहब ऐन्द्रम अंबु सुपात्र में अविपन्नम सदा पिबेत। तो इन्होंने कहा कि साहब इंद्र अंबु, तो इंद्र शब्द लिया गया इंद्र से, तो इंद्र अपन समझते हैं बादलों को मानते हैं। तो पानीय जल का मतलब कौन सा जल अपने को पीना चाहिए, तो इंद्र अंबु बादलों से बरसा हुआ जल जो साफ सुथरे पात्र में रखा हो और किसी प्रकार के विकार युक्त न हो। ठीक है, तो अविपन्न मतलब विकार युक्त नहीं होना, उसे अपने को क्या कहना चाहिए, सदा जो है पीना चाहिए। अगर मान लो बारिश तो कभी कभी हो रही है, अब अगर वर्षा जल आपको नहीं प्राप्त हो रहा, आपने इकट्ठा नहीं किया, तो उसके अभाव में क्या करें, इसके अभाव में जो आकाश जल की भांति स्वच्छ हो, जिसमें सूर्य की किरणें व शुद्ध हवा का स्पर्श हो, तो इसमें चंद्रमा का स्पर्श भी आप डाल सकते हो। कहने का मतलब सीधा जो है एयर के कांटेक्ट में रहे तालाब एवं झील का जल। तो जैसे तालाब का पानी होता है, झील का पानी होता है, वो क्या होता है सीधा हवा और जो सूर्य की किरणें होती है उनके कांटेक्ट में रहता है, तो वो निर्मल बना रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जल को पीना चाहिए। बेसिकली अपने को यही पीना चाहिए, पानीय जल। अभी अपन जैसे नदी जलों की बात करेंगे तो उसमें भी अपन कुछ बातें देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, पानीय जल की बात करें तो ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट बात है ना। ये एक लाइन है, इसलिए मैंने एक लाइन लिखी है ताकि ये इतना याद रह जाए, है ना। तो ऐन्द्र अंबु सुपात्रस्थम अविपन्नम सदा पिबेत। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि जल 8 प्रकार का होता है टोटल। ठीक है, तो इसमें देखिएगा कौन कौन से कोप, है ना, कुएं के जल को बोलते हैं, कुएं का जल। ठीक है, कुएं कूप भी बोल देते हैं इसको, कूप। ठीक है, इसके बाद हो गया सारस, जिसको अपन बोल देते हैं सरोवर झील का जल। तड़ाक हो गया, चोंडे हो गया, प्रासरवण हो गया, तो प्रासरवण झरना का हो गया, ओद्भिद हो गया, वापे नदी का जल। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। तो ये 8 प्रकार का जल होता है, इसको भी देख सकते हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे एक एक करके। नदी जल वर्णन, ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसमें अपन बातें देखते हैं, साधारण से देखेंगे। तो सबसे पहले 3 प्रकार से नदियां देखेंगे अपन कि पश्चिम समुद्र की ओर बहने वाली नदियां। ठीक है, तो पश्चिम समुद्र की ओर बहने वाली नदियां जैसे जो अरब सागर की तरफ जिनको अपन मान सकते हैं, तो ये वेग से बहती हैं। तो वेग से बहती हैं तो कहने का मतलब जहां वेग रहेगा ना, वेग से बहने वाली नदी जो रहेंगी, वेग अगर रहेगा तो जल जो है वो शुद्ध रहेगा और निर्मल रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा जो है इसको बेसिक कंसेप्ट अपन देख लेंगे। तो वेग रहता है ना तब तक जल जो है वो निर्मल रहता है ना। लेकिन स्थिर जल रहता है वो फिर उसमें दुर्गंध आने लग जाती है। तो ये वेगपूर्ण वाली नदियां हैं, तो इनका जल जो है वो ये वेग से बहने वाली नदी होती है, इसलिए इनका जल निर्मल रहता है, पीने योग्य रहता है। दूसरी बात करेंगे हिमालय तथा मलय पर्वत से निकलने वाली नदियां। ठीक है, इन पर्वतों से निकलने वाली नदियों की बात करेंगे तो ये भी जो है ये वेग से बहती हैं। क्यों, नो डाउट हिमालय से अगर आएगा तो वेग रहेगा, लेकिन जैसे ही मान लो जैसे गंगा नदी जो हिमालय से निकलती है तो वहां से जो है वेग आएगा, लेकिन अगर वो समतल मैदान में आएगी तो क्या होता है, वो रुक जाता है पानी। यमुना निकलती है तो स्थिर हो जाता है, स्थिर होने के कारण वेग रहित होगा, तो वहां पे थोड़ा जो है पानी जो है वो स्थिर होने के कारण उसमें बीओडी वगैरह अपन देखते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, उनमें जो शैवाल वगैरह वो उत्पन्न हो जाते हैं अपन पढ़ते। तो वो क्या करेगा, उसका अगर आप सेवन करोगे तो वो कृमि रोग पैदा करेगा, स्लीपद रोग पैदा करेगा, हृदय रोग करेगा, कंठ रोग और
शिरो रोग, इस प्रकार के रोग उत्पन्न करेगा तब जब वो स्थिर हो जाएगा पानी तब। प्राच्य देशों की बात करें, आसाम तथा बंगाल जो हैं, ठीक है, उनको प्राच्य देश बोलते हैं। अवंती देश है ना, जो मालव है ना, जो मध्य इलाके में है, मध्य प्रदेश के इलाके में है। अपरांत सह्याद्री का पश्चिमी प्रदेश, कोंकण वगैरह है ना, इन प्रदेश की जो नदियां होती हैं ये जो है वो जनरली थोड़ी आपको स्थिर मिलेंगी। तो ये कौन कौन से रोग पैदा करती है? अर्श, उद्र रोग और स्लीपद रोग। तो इस प्रकार के रोग उत्पन्न करती हैं। एक बात करेंगे अपन परियात्र पर्वत, ये दिया गया है, आचार्य ने बताया है कि परियात्र पर्वत, तो जो परियात्र पर्वत है उससे निकलने वाली नदियों का जो जल होता है वो होता है दोषनाशक और बल एवं पौरुष की वृद्धि करता है। तो 7 पर्वत थे जो चर्चा आती है, 7 पर्वत, उसमें से एक था ये परियात्र पर्वत, ठीक है। तो ये एक बात बताइए, इसलिए अपन ने बता दी यहाँ पे। तो ये 3 प्रकार से, अगर नदी जल वर्णन की बात करें तो ये 3 प्रकार अपन जरूर याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बातें करेंगे, कूप आदि के जल की बात करेंगे, ठीक है। कूप आदि का जल, तो कूप आदि के जल में अपन देखें कि साहब कूप आदि का, कुएं का जल जो है वो 3 प्रकार से बांटा जा सकता है, जांगल देश के आधार पे, अनूप देश के आधार पे और पर्वतीय प्रदेश के आधार पे। और पर्वतीय प्रदेश के आधार पे अपन आगे 2 प्रकार से और इसको बांटेंगे। तो सबसे पहले कूप आदि का जल कैसा होता है? जांगल देश की बात करें तो इसमें स्वास्थ्य वृद्धि के लिए जो है वो उत्तम रहता है जांगल देश का। जांगल देश के अंदर जो कूप है, कुएं हैं, उनका जल। अनूप देश की बात करें तो हानिकारक रहेगा। और पर्वतीय प्रदेश में साहब जो ऊपरी भाग में होगा अगर कोई कूप तो उसका तो हितकर है, लेकिन निचले भाग में जो है वो कूप का जल जो है वो अहितकर रहेगा, ठीक है। तो ये कूप के जल की बात हो गई। अब बात आती है जलपान विधि की, ठीक है, कि जलपान कैसे करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले ना अम्बुपेयम सत्यावा स्वल्पम अल्पम अल्प अग्नि गुल्मी भी। तो इन्होंने क्या कहा कि साहब शक्ति से अधिक जल नहीं पीना चाहिए, ना अम्बुपेयम सत्यावा, तो शक्ति से अधिक जो है वो अम्बु नहीं पीना चाहिए, ठीक है। बात नंबर 1 समझ में आ गई। अपन पीते रहते हैं, मैं 5 लीटर पानी पीता हूँ, तो वैसा नहीं करना चाहिए। मंदाग्नि, गुल्म, ये कौन कौन से रोग बता रखे हैं कि स्वल्प कहना चाहिए, अल्प अग्नि है ना, स्वल्पम अल्प अग्नि कहने का मतलब मंद अग्नि, अग्नि कम हो तब, अल्प अग्नि है यहाँ पे देखना आप कि साहब स्व अल्प, कम पीना चाहिए पानी जब अल्प अग्नि हो, गुल्म हो, पांडु रोग हो, उद्र रोग हो, ठीक है, अतिसार हो, अर्श रोग हो, है ना, ग्रहणी हो, अर्शो ग्रहणी है ना, ग्रहणी रोग हो, शोष राज्यक्षमा को बोलते हैं। मैंने कहा कि आप ये शोष रोग है ना, ये आगे आएगा आपके, इंपॉर्टेंट है ये शोष रोग, इसके बारे में लंबा पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चंस आएंगे देखना। शोथ रोग है ना, तो इनमें क्या करना चाहिए? इनमें अल्प जल पीना चाहिए, थोड़ा जल पीना चाहिए, ठीक है। तो ये जलपान की बात हो गई, कब कितना पीना चाहिए, समझ रहे हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे जलपान का प्रभाव, और ये जो श्लोक है वो आप अवश्य याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि समस्थूल कृषा भुक्त मध्यांत प्रथमा। तो इन्होंने कहा कि साहब क्या है, सम स्थूल और कृष क्या होगा, शरीर क्या हो जाएगा, सम स्थूल और कृष हो जाएगा कब, भुक्त खाने है ना, भोजन करते, तो मध्य, अंत और प्रथम। याद क्या रखना है, मध्य में, बीच में, अंत में और आरंभ में, 3 बात याद रखने। सम स्थूल कृषा भुक्त मध्यांत प्रथम अम्बु पा, कि भोजन के बीच में अम्बु पीने से शरीर जो है वो सम रहता है, भोजन के अंत में अम्बु पीने से शरीर जो है स्थूल रहेगा, और भोजन के आरंभ में पियोगे तो शरीर जो है वो कृष हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो कहने का मतलब ये चीज ध्यान रखनी है, श्लोक याद करोगे आराम से चीजें याद रह जाएंगी, सम स्थूल कृष तीनों और मध्य, अंत और प्रथम, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो इसके बाद अपन चलते हैं अगले में, इंपॉर्टेंट है श्लोक, आप जरूर याद कीजिएगा। शीतल जलपान के लाभ, तो अपन शीतल जलपान के लाभ देखेंगे, इसके बाद उष्ण जलपान के देखेंगे। तो शीतल में देखिएगा तो कौन कौन से मद्दात्य रोग हैं, ठीक है, गलानी हो गया, मूर्छा हो गई, सर्दी हो गई, श्रम, थकावट, भ्रम, तृष्णा। उष्ण का मतलब है शरीर में उष्णता अगर बढ़ जाएगी, जैसे पसीने की अधिकता वगैरह, तो अधिक पसीना आता है, इस प्रकार की परेशानियां हैं, या फिर आपके शरीर में दाह हो रही है, ठीक है, पित्त विकार हो रहे हैं, रक्त विकार हो रहे हैं, विष विकार हो रहे हैं, तो उस केस में अगर आप क्या करते हो,
शीतल जलपान करते हो, ठंडा जल पीते हो, तो साहब क्या होंगे, आपके रोग जो है वो नष्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को। इसके बाद अपन ये जो आप याद कर लीजिएगा, छोटी सी बात है, ये जो मोटे शब्द हैं, पित्त विकार, रक्त विकार, विष विकार, पसीना अधिक आना, तृष्णा, प्यास, ठीक है। तो प्यास लगती है तो अपन समझते हैं कि ठंडा जल पीना होता है ना, गर्म जल से प्यास कहाँ बुझती है, बार बार पीना होता है, लेकिन ठंडा पिएंगे एक बार में प्यास बुझेगी। समझ रहे हो। तो शीतल जलपान। उष्ण जलपान अपन देखते हैं कि उष्ण जलपान का सेवन अगर आप करते हो तो इसके क्या क्या लाभ हैं कि साहब दीपनम पाचनम कंठेम लघुष्णम बस्ती शोधनम, ठीक है। तो साहब इन्होंने क्या किया कि जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, आम रस है ना, दीपन, दीप ने अग्नि दीपन है ना, और पाचन पाचन करता है, जो आम रस है उनका पाचन कर देता है, उनको पचाता है। कंठे, जो कंठ के लिए हितकर हो, ठीक है। गला खराब हो जाता है गर्म जल पीते हैं, ठीक है। लघु, लघु मतलब शीघ्र जो है वो पचता है, तो लघु उष्ण मतलब उष्ण जल जो होता है वो दीपन करता है, पाचन करता है, कंठे होता है, और लघु होता है, शीघ्र पचता है, और बस्ती शोधक होता है। मतलब इससे क्या होगा कि आपको यूरिन जो है वो जल्दी अर्ज जल्दी होगा, मिक्चुरेशन वगैरह होगा, तो उससे आपका यूरिनरी ब्लैडर जो है वो शुद्ध होगा, है ना, उससे सभी से लिया जाता है। जी हाँ। इसके बाद अपन ने कहा हिदमा आधमान। हिदमा मैंने कहा था हिक्का के लिए टर्म यूज में हुआ है, हिदमा आधमान, ठीक है। वात विकार हो गया, ठीक है। तो क्या लिखा, अनिल श्लेष में सिद्ध है, तो इन्होंने अनिल लिया शब्द वात के लिए, अनिल शब्द लिया है, तो अनिल वात विकार हो गया, ठीक है। कफ विकार हो गया, श्लेष में सद्य, जो तत्काल किए गए, श्लेष में सद्य जो तत्काल किए गए वमन की जो बात करें अपन, ठीक है। शुद्धि नवजवर, विरेचन की बात हो गई। नवजवर की बात कर दी कि जो नवजवर हो गया, ठीक है, जो नया जवर होता है उसमें आप देखोगे आचार्य चरक ने भी बताया कि आप नए जवर में जो उष्ण जल का प्रावधान बताया है। काश की बात करें, काश खांसी हो गया, आमाजीर्ण हो गया, पीनस, प्रतिशय, श्वास तथा पार्श्वशूल, ठीक है। इन सब में क्या होता है, जो उष्ण जल अगर अपन पीते हैं तो उनका नाश होता है, ठीक है। तो आप ये शुरू की लाइन देख सकते हो, नीचे वाली बस ये कुछ एक दो टर्म समझाने के लिए बताया गया था, ठीक है। तो इतना शुरू का एक दो लाइन, अब पूरा तीनों लाइन याद करो, उससे बेटर आप एक छोटा कोटेशन याद रखें। बाकी कोटेशन समझने के लिए भी है, क्योंकि कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं पीजे वगैरह में, तो उनके लिए भी ये सही है, ठीक है। तो ये आप जरूर याद करें, उष्ण सेवन के लाभ। इसके बाद अपन देखेंगे नारियल का जल, ठीक है। नारिकेल बोलते हैं नारियल को, तो नारियल का जल होता है, अपन भी जानते हैं शीतल होता है, अपन गर्मियों में पीते हैं नारियल, ठीक है। स्निग्ध होता है, स्वादु होता है, वर्ष्य होता है, शीतल होता है, लघु होता है, प्यास को मिटाता है, पित्त विकारों को नष्ट करता है, वात विकारों को नष्ट करता है, ठीक है। अग्नि को प्रदीप्त करता है, बस्ती को शुद्ध करता है। तो ये नारियल के जल की बात अपन ने कर ली यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद जो है अपन, बहुत बहुत धन्यवाद। जो जल, जो तोय वर्ग है, तोय वर्ग जो है यहाँ पे अपना खत्म हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे दूसरे वर्गों की बात करेंगे। तो तोय वर्ग जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। क्वेश्चंस की बात करें अगर तोय वर्ग की अपन, तो इसमें से पूछ लिया जाता है किसी एक जल, जैसे एक तो जल के गुण, ये क्वेश्चन बहुत आता है। जल के गुण जरूर आता है ना, जल के गुण का आप श्लोक प्लस थ्योरी, ठीक है, इसके लिए श्लोक और थ्योरी दोनों आप याद करें। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आप देखें, उष्ण जल का ज्यादा पूछा जाता है, उष्ण जल के लाभ, उष्ण जल के लाभ, यह आगे भी काम आएगा। एक क्वेश्चन आता है जल का प्रभाव वाला, जो अपन ने बात की थी ना, जल का प्रभाव, कौन से वाला, जो समस्थूल कर्षय वाले की बात की थी ना अपन ने, समस्थूल कर्षा, भुक्त मध्यांत प्रथमा, है ना, समस्थूल कर्षा वाला, ठीक है। तो ये वाला जो श्लोक था, तो ये इसकी बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। नदियों का भी क्वेश्चन आता है, नदी जल के, है ना। और वर्षा जल की अपन ने बात की थी, जो आश्विन से ज्येष्ठ मास जो होता है उसका, उस समय का जो वर्षा जल होता है उसको पीना चाहिए, ठीक है।
तो इसके अलावा जैसे नहीं, कौन सा जल नहीं पीना चाहिए, तो उसकी बात अपन ने नहीं की है, क्योंकि नहीं पीना चाहिए कौन सा, जो गंदा है, जिसमें पत्ते गिर गए हैं, है ना, जिसमें दुर्गंध है, वो सब नहीं पीना चाहिए। तो ये अपन समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो फिर भी अगर कोई आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती है या फिर कुछ ऐसा रहता है, तो आप ज़रूर कमेंट ज़रूर करें। आपको अच्छा लगता है तो वो भी आप बताएं कि हाँ हमें अच्छा लगा है, ताकि थोड़ा ऐसे पता चले कि कैसा लग रहा है। अब शांतिपूर्ण माहौल रहता है, उसमें कुछ समझ आता नहीं है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन आप देखते रहिएगा, PDF वगैरह चाहिए वो आपको वेबसाइट से मिल जाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।